मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। मित्रों, आज हम मध्यकालीन काव्यधारा की उपधारा और उनसे विकसित पल्लवित नवीन धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि मध्यकाल में विभिन्न मतावलंबी को विवेचित करने वाली विभिन्न धाराओं का प्रादुर्भाव हुआ था और इन्हीं से हिंदी साहित्य को नव सृजन, नव मार्ग प्रस्तुत हुआ था। तो आइए हम भी देखते हैं मध्यकाल की विभिन्न धाराओं का संक्षिप्त परिचय। मध्यकाल की धारा उपधाराओं के संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं भक्ति काल। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से संभवतः भक्ति काल ही कम विवादास्पद रहा है। आरंभिक काल को वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग आदि काल जैसे अनेक नामों से अभिहित किया गया था। तो उत्तर मध्यकाल को, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल के नामकरण के साथ ही श्रृंगार काल कहने की भी अनुमति प्रदान कर देते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत में सबल तर्कों के आधार पर इन्हें श्रृंगार काल कहना ही अधिक उपयुक्त समझे हैं, लेकिन भक्ति काल के लिए अभी तक कोई वैकल्पिक नाम सामने नहीं आया। वास्तव में नामकरण के समय शुक्ल जी का ध्यान केवल काव्यात्मक प्रवृत्तियों पर ही टिका रहा। सामाजिक चेतना और मानव मूल्यों उपेक्षित ही रहे। जिन प्रवृत्तियों के आधार पर भक्ति काल और रीतिकाल का नामकरण हुआ है, उनकी मूल वर्तनी विचारधाराओं के अतिरिक्त अन्य प्रवृत्तियों पर विचार किए बिना उनका समुचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि भक्ति काल में विभिन्न भी श्रृंगारिक रचनाओं का अभाव नहीं था और रीतिकाल में भी धार्मिक रचनाएं उपस्थित थीं। यही नहीं, धार्मिक और श्रृंगारिक रचनाओं के अतिरिक्त वहाँ जनजीवन को चित्रित करने वाली कतिपय लौकिक रचनाएं भी उपलब्ध होती है। यद्यपि इनकी कोई सुव्यवस्थित परंपरा वहाँ देखने को नहीं मिलती, फिर भी भक्त कवियों का भक्ति साहित्य इनसे प्रभावित तो हुआ ही है। स्वयं कबीर उससे प्रभावित होकर लोकवेद का अनुसरण करते हुए प्रतीत होते हैं। पीछे लागा जाय था लोकवेद के साथी, आगे थे गुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। यह आपके कबीर ग्रंथावली के पृष्ठ संख्या 2 साखी नंबर 11 में मिलेगा। मिथिलांचल में तो विद्यापति के अनेक पद आज भी लोककंठों में गीतों के रूप में वर्तमान हैं। यथा मोरा रे अंगना चांदन केरी गछिया, ताही चढ़ी कुर रहे कागरे, सोने चोंच बंधी देव तो ही बायस, जौ पिया आओत आज रे। यह विद्यापति की पदावली पृष्ठ संख्या 291 में संकलित है और यह रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है। सूरसागर के अधिकांश धार्मिक और सरस प्रसंग लोक जीवन के अनुप्राणित दिखाई देते हैं। फिर भी अन्य प्रवृत्तियों के अतिरिक्त प्रधान प्रवृत्ति के रूप में भक्ति ही उभर कर सामने आती है। इसलिए उस कालावधि के लिए आज तक निर्विवाद रूप से भक्ति काल नाम ही स्वीकार्य रहा है। हाँ, हिंदी आलोचक समग्रतः विचार करते हुए भक्तिकालीन अंतर्वर्ती धाराओं के लिए अन्य नामों पर भी विचार करते हैं। इसी बात को दृष्टिपथ में रखते हुए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने मध्यकाल की रचनाओं को राज्याश्रयी, धर्माश्रयी और लोकाश्रयी काव्य के रूप में वर्गीकृत करना ज़्यादा उपयुक्त समझा है।
लेकिन ऐसे नामों को आज भी सहज स्वीकृति नहीं मिल सकती। पूर्व मध्यकाल के लिए आज भी भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल के लिए रीति काल ही बहु प्रचलित संज्ञा रही है। इस चार्ट के माध्यम से हम मध्यकालीन काव्य की जो प्रवृत्तियाँ या उपधाराएँ हैं उनको हम अच्छे से समझ सकते हैं। मध्यकालीन काव्य, इनके प्रमुख प्रतिनिधि कवि कबीर, जयसी, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, बिहारी, घनानंद। मध्यकाल को दो भागों में पूर्णतः बांट सकते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल की तिथि है 1318 से 1643 और उत्तर मध्यकाल की तिथि है 1643 से 1843 ईस्वी तक। पुनः देखते हैं हम पूर्व मध्यकाल को दो भागों में बांटा जा सकता है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, संत काव्य परंपरा जिसके प्रस्तुता या प्रेरणा है या अनुमार्गी कवि हैं कबीर, और सूफी प्रेम काव्य परम के अनुगामी कवि हैं जायसी। फिर हम देखते हैं सगुण काव्य धारा, इनको दो भागों में पुनः बांट सकते हैं, कृष्ण काव्य परंपरा और राम काव्य परंपरा। हम देखते हैं कृष्ण काव्य परंपरा को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, संप्रदाय निक्षेप जिसमें कवि हैं मीरा और रस खान, और संप्रदाय के कवि हैं तो सूरदास। वैसे ही राम परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। हम पुनः देखते हैं उत्तर मध्यकाल की ओर। उत्तर मध्यकाल को तीन भागों में बांट सकते हैं, रीति सिद्ध या रीति कवि केशवदास, रीतिबद्ध कवि बिहारी और रीति मुक्त कवि घनानंद। इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से हम मध्यकालीन काव्य की धारा उपधाराओं का अच्छे से अध्ययन या जानकारी रख सकते हैं। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।